हेलो डियर साथियों, आप सभी का स्वागत है रसायन विज्ञान जीके के अंदर, यानी केमिस्ट्री जीके के अंदर। आपको मैं बताता हूँ इस केमिस्ट्री जीके में जितनी हमने वन लाइनियर शामिल किए हैं वो सारे सारे एनसीईआरटी बेस्ड और आरबीएससी बेस्ड और पीवाईक्यू बेस्ड हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को रसायन विज्ञान जीके के। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है कि किस परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, रासायनिक परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। परिवर्तन आपको पता होगा दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इसमें से अपने रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, अपने रासायनिक परिवर्तन को अपने रासायनिक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आप अपने मैग्नीशियम के दहन के बाद बनता है। जब भी मैग्नीशियम का दहन होगा तब क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक बात इसमें ध्यान रखना कि दहन का मतलब क्या होता है। दहन का मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। जब भी आपके नाम आ जाए कि मैग्नीशियम का दहन हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि वो पदार्थ क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो जाए। अगर अपने ऐसे बोलते हैं कागज़ का दहन, तो भी इसका मतलब क्या होगा कि वो कागज़ क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि जब दानेदार जस्ते की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है, जब दानेदार जस्ते की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो बनता है, क्या बनेगी, तब ध्यान रखना एक गैस बनती है उसमें जिसका नाम होता है हाइड्रोजन गैस। ये ध्यान रखना, जब भी कोई धातु अम्ल के साथ यानी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वहाँ पे एक गैस बनती है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन गैस। ये आपको ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट क्या है, कुछ ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मली एग्जाम के अंदर आता है, ये वाला सेकंड वाला। ठीक है, जिन पदार्थों के मध्य क्रिया होती है, जिन पदार्थों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है उन पदार्थों को अपने क्या कहते हैं, उन पदार्थों को अपने कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, आपको मैं वापस बता देता हूँ, इसमें हमने जितने भी पॉइंट शामिल किए ना वो सारे के सारे एग्जाम के अंदर जरूर आए हुए हैं। चाहो तो आप कोई ना कोई एग्जाम का जो पीवाईक्यू उठा के देख लेना, आपको पता लग जाएगा जिसमें साइंस आई हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थों के अभिक्रिया के फलस्वरूप जब भी पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उससे एक नया पदार्थ बनता है। उन नए पदार्थ को अपने क्या बोलते हैं, तो उस नए पदार्थ को अपने बोलते हैं उत्पाद। जब भी दो या दो से अधिक पदार्थों के मध्य अभिक्रिया होती है और उस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उससे अपने क्या बोलते हैं, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जो कि एग्जाम के अंदर भी आता है और वैसे ही बोर्ड एग्जाम में भी आते रहते हैं ये क्वेश्चन, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को, कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया है उससे किससे संतुलित किया जाता है, उसे किस विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। तो अपने संतुलित करते हैं उसे हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा। किस विधि द्वारा सोल्व करेंगे, उससे हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा उस रासायनिक अभिक्रिया को अपने संतुलित करते हैं। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है या क्षारकीय प्रकृति का होता है या फिर वो उदासीन होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन सी प्रकृति का होता है, क्षारकीय प्रकृति का होता है। अच्छा, इसमें एक आप ध्यान रखना, जहाँ पे भी नाम आ जाए ना, जैसे यहाँ पे नाम आ रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला नाम आ रखा है हाइड्रोक्साइड, जिस भी ऑब्जेक्ट के पीछे ये नाम आ जाए हाइड्रोक्साइड, वो ऑब्जेक्ट ध्यान रखना हमेशा क्षारकीय प्रकृति का होगा। जैसे कि आपसे एक नए एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या होंगे, क्षारकीय प्रकृति के होंगे, क्योंकि इसके लास्ट में क्या नाम आ रहा है, हाइड्रो ऑक्साइड। जिस भी यौगिक के पीछे ये नाम आ जाए क्या, हाइड्रोक्साइड, वो यौगिक हमेशा क्षारकीय प्रकृति का होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं, इसमें दे रखा है कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि मार्बल का या संगमरमर का या अंडे का जो कवच होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, उसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कभी कभार संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछ लेते हैं तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Ca, यानी कि कैल्शियम CO3। ये इसका क्या होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। और इसका अगर आपसे रासायनिक नाम पूछे तो आप क्या बताओगे, कैल्शियम
कार्बोनेट। अगर रासायनिक सूत्र पूछे तब आप क्या बताओगे? कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखते हैं अब अपने कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी के लिए होता है। जो बुझे हुए चूना का जो विलयन है ना, उसका उपयोग दीवारों की सफ़ेदी के लिए होता है। उस बुझे हुए चूने के विलयन का नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो उसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इस तरह से होता है CaOH ब्रैकेट में और नीचे 2। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है और इसका उपयोग अपने दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए या कली करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक इसमें नाम आ जाता है कि प्राकृतिक गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्राकृतिक गैस का नाम या रासायनिक नाम क्या है इसका? मीथेन। क्या नाम है? मीथेन नाम है, ठीक है। और मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वो होता है CH4। इसमें आप ध्यान रखना कि मीथेन को अपने प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं और इसे गोबर गैस भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने कि चावल, ब्रेड व आलू में होता है। चावल, ब्रेड व आलू में अधिकतम मात्रा में क्या होता है? तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट इसमें पॉइंट दे रखा है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता है सॉरी, ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमेशा क्या बनाता है? तो ध्यान रखना, जब भी ग्लूकोज ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी टूटेगा या उसके साथ अभिक्रिया करेगा तब हमेशा जल, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? हमेशा ऊर्जा बनती है। साग सब्जियों का विघटित होकर, साग सब्जी जो कि भी जितनी भी जैसे फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ये जब भी विघटित होते हैं तो वो कंपोस्ट बनाती हैं, ठीक है। कंपोस्ट बनाती हैं तो ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दे रखा है कि फेरिक ऑक्साइड की अवस्था होती है। फेरिक ऑक्साइड की यानी Fe2O3 की अवस्था क्या होती है? तो वो होती है ठोस। बिना बुझे हुआ चूना को कहते हैं। बिना बुझे हुए चूने को अपने क्या कहते हैं? तो उससे अपने बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। सीमेंट निर्माण में उपयोग होने वाला यौगिक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, आपके एग्जाम में आ सकता है और ये भी आ सकता है। दूसरा पॉइंट कि बिना बुझा हुआ चूने को क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूने को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। अगर आपसे वैसे पूछ ले बुझे हुए चूने को क्या कहते हैं? तो उससे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपसे पूछ ले कि सीमेंट निर्माण में उपयोग होने वाला यौगिक कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? कैल्शियम ऑक्साइड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जब भी लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो दूसरे रंग की गैस बनती है। ये गैस कौन सी होती है? तो ये गैस होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब अपने इसमें कि रासायनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। रासायनिक विज्ञान का जनक किससे मानते हैं? तो अपने मानते हैं लेवोशियर को। किससे मानते हैं? लेवोशियर को रासायनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट है, ध्यान रखना। एक ये पॉइंट और एक बिना बुझा हुआ चूना और एक सीमेंट निर्माण वाला बुझा, ये सीमेंट निर्माण वाला जो ये पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। और एक ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम के अंदर आती जरूर है, जिसमें साइंस जरूर होती है। अगर जिसमें साइंस होती है तो उसमें ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। श्याम सफेद फोटोग्राफी यानी कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग होने वाला यौगिक है। उपयोग होने वाला यौगिक का नाम क्या है वो बताना आपको। तो उसमें श्याम सफेद जो फोटोग्राफी होती है उसमें 2 मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। इन दोनों यौगिकों का क्या करते हैं अपने इसमें इस्तेमाल करते हैं। किसमें? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, या अपने ऐसे बोल सकते हैं श्याम सफेद फोटोग्राफी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब अपने जल के अपघटन से गैस बनती है। जब भी जल का अपघटन होता है, जब भी जल टूटता है तो कौन सी गैस से बनती है? ध्यान रखना, हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन। ये दो गैस से बनती है। अगर आपसे पूछे कि जल के अपघटन से ज़्यादा मात्रा में गैस कौन सी बनती है, तो वो बनती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में बनती है जबकि ऑक्सीजन कम मात्रा में बनती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जल के अपघटन वाला एग्जाम के अंदर आता रहता है ये, कि किन अभिक्रियाओं को संपन्न कराने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किस रासायनिक अभिक्रियाओं में या किन रासायनिक अभिक्रियाओं में संपन्न करवाने के लिए, उन रासायनिक अभिक्रिया वो हो जाए तो उसके लिए अपने को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, तो वो कहलाती है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करवाने के लिए, यानी कि उस रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाए जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को अपने ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट इसमें देखा किन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा का निष्कासन होता है। अब आपको ये बताना है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या बनती है, ऊष्मा बने, यानी कि ऊर्जा का उत्पादन हो जाए, अपने को ऊर्जा मिले। ठीक है, अपने को जब ऊर्जा मिलती है जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में, तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं को अपने बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देख रखा इसमें, किन रासायनिक अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। तो किन रासायनिक अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, तो वो बनाते हैं संयोजन अभिक्रियाओं में। किसमें बनाते हैं, संयोजन अभिक्रियाओं में। ये ध्यान रखना, जो भी आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो पीवी एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट इसमें है किन रासायनिक अभिक्रियाओं में एकल उत्पाद, यानी कि जो एकल है या एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद देता है। यहाँ पे उत्पाद नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आप पदार्थ कर लेना। क्या कर लेना, पदार्थ। तो आपको ये बताना है कि किन रासायनिक अभिक्रियाओं में एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद देता है। तो वो वियोजन अभिक्रियाओं में यही होता है। वियोजन अभिक्रियाओं में हमेशा यही होता है कि कोई एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद देता है। जल के वियोजन से किस गैस की मात्रा अत्यधिक होती है। यानी आपको ये बताना है कि जब भी जल का वियोजन होता है, यानी जब भी जल का अपघटन होता है, तो मैंने आपको बताया था दो गैस से बनती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और आपको अभी मैं बता के हटा हूँ कि सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस कौन सी बनती है, हाइड्रोजन। और सबसे कम मात्रा में गैस कौन सी बनती है, तो वो बनती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो आई होप दैट कि आपको ये जो केमिस्ट्री जी के जो है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको बढ़िया लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे शेयर जरूर करें। सॉरी, यहाँ पे मैंने को लाइक लिखना था, लर्न लिख दिया। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।